लोगों को एरिथमियाज के हवाले से कुछ आइडिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करते हैं हम यहाँ से। दिस इज माय फर्स्ट क्लास विद यू। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग नाउ। थोड़ा सा मेरी तरफ से टेक्निकल मसला हो गया था, लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा ये आइडिया लेना था कि एनीबडी हु हैज द आइडिया अबाउट एरिथमियाज, व्हाट आर एरिथमियाज? मैम इर्रेगुलर हार्ट बीट, जब हार्ट बीट करता है इरेगुलर पैटर्न में। हाँ ठीक है, तो जो व्हाट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ द हार्ट? मैम लब डब। लब डब, ठीक है, बेहतर है। लेकिन उसके अलावा बेसिकली जो है हम क्या किस तरह से बोलते हैं उस जो पूरा जो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कार्डियक साइकिल। हाँ जी, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में कितनी वेव्स होती हैं? 5 4 PQRST। PQRST। ठीक है, पी का मतलब बता दें मुझे। एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल आर्टिकल कंट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल रिलैक्सेशन? पी वेव क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरह से है कि आपके पास पी वेव होती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और उसके बाद फिर टी वेव होती है। तो जो पी वेव है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, और फिर जो टी वेव है वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है। तो ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। आगे चलते हैं हम। हमारा चूंकि टॉपिक है और हमको सिर्फ एक ही क्लास में कवर करना है, तो वील स्टार्ट विद आवर डिस्कशन अबाउट क्या कहते हैं, एंटी एरिथमिक एजेंट्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एंटी एरिथमिक एजेंट्स हैं, अगर हम उनके हवाले से बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह का एरिथमिया होता है, जिसमें हम कह रहे हैं इरेगुलर हार्ट बीट है ना, तो इरेगुलर हार्ट बीट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो वी हैव टू काइंड ऑफ एरिथमियाज, टैकीकार्डिया होता है और ब्रेडिकार्डिया होता है। यानी टैकीकार्डिया में ये है कि आपका जो हार्ट रेट है वो कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़े हुआ है को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट कितना है हमारा? मैम 120 है, बढ़ जाएगा फिर साथ। 120 beats per minute is the normal heart rate. मैम 60 to 100 72। हाँ, 72 एवरेज है। हम 65 से लेके 85 तक को हम जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो है वो टैकीकार्डिया का फेज शुरू हो जाता है। लेकिन हम टू बी ऑन द सेफर साइड 90 बीट्स पर मिनट को नॉर्मल में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन 90 बीट्स पर मिनट से आगे चला जा रहा है तो फिर हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। फिर एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर आ जाता है। 120 प्लस पे जो है वो फिब्रिलेशन है, आई गेस 100 प्लस पे फिब्रिलेशन है, और 120 प्लस पे जो है वो फ्लटर कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ब्रेडिकार्डिया जो है, ब्रेडिकार्डिया कितने से नीचे को हम ब्रेडिकार्डिया कंसिडर करेंगे? मैम 65 से नहीं, 60 बीट। हमने वही कहा ना कि हम 5 बीट्स हम ऊपर ले लेते हैं ना टैकीकार्डिया को मेंशन करने से पहले, तो हम 65 एवरेज है, 60 तक को हम नॉर्मल में कंसिडर कर लेते हैं, और फिर 60 से नीचे जो भी जो हार्ट रेट होता है वो ब्रेडिकार्डिया की कैटेगरी में जाता है। क्लियर है ये बात? तो अब ऑब्वियसली हमारे पास जब टैकीकार्डिया आ गया और ब्रेडिकार्डिया आ गया, तो हमें अब सिर्फ ये देखना है कि हम इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स जो हम टैकीकार्डिया ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पहला है ग्रुप 1 है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 सोडियम चैनल ब्लॉकर। नंबर 2 पे बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। थर्ड जो क्लास है वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की। फोर्थ क्लास जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा मिसलेनियस एंटी टैकीकार्डिया एजेंट्स भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रेडिकार्डिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेडिसिन हैं जो कि हम यूजुअली ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आइसोप्रोटेरेनॉल, एट्रोपिन और उसके अलावा अमाइनोफाइलिन। ठीक है जी। तो ये ड्रग्स हैं जिनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ काम करती हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे ये बताएं कि ये आपको मालूम है कि जो हमारी जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कहाँ पे किस लेवल पे क्या हो रहा होता है? एक मिनट ठहरें जरा, मैं एक चीज करूं फिर मैं आपसे मैंने स्क्रीन शेयरिंग रोकी है 1 मिनट के लिए। ठीक है,
ठीक है जी, हम दोबारा से अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। मुझे इसमें आप लोगों का थोड़ा सा इनपुट चाहिए होगा स्टूडेंट्स, जरूर बताइएगा मुझे। हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होता है, हम उसके हवाले से जब हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो कार्डिक साइकिल या कार्डिक एक्शन पोटेंशियल है उसको अगर हम देखें तो बेसलाइन के बाद फिर आपका थोड़ा सा मैम आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है और अब तो आ ही नहीं रही। अभी ठीक है, अब आ रही है? यस मैम अभी ठीक है, यस मैम। अच्छा थैंक यू। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है आपका जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके सोडियम चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता चैनल्स खुल रहे होते हैं तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आपका एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है और उसके बाद फिर एक रैपिड अपस्ट्रोक आता है। ये किसकी वजह से आता है? सोडियम चैनल्स की वजह से आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो फेज है जो कार्डियक साइकिल का या कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का, ये जो फेज है ये क्या कहलाता है? फेज 0 कहलाता है। इसके बाद फिर आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल में जब सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं तो उसके बाद स्लो पोटेशियम चैनल्स खुलना शुरू होते हैं और उसके नतीजे में पोटेशियम की मूवमेंट शुरू हो जाती है टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो फिर फॉल करता है नीचे और यहाँ पे ये जो फेज आता है ये रिपोलराइजेशन का फेज है, इनिशियल रिपोलराइजेशन, जो कि पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से आती है और ये फेज 1 कहलाता है। इसके बाद चूंकि साथ के साथ ही कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे होते हैं तो जो स्लो कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग के नतीजे में फिर 1 मिनट के लिए पॉजिटिव आयंस का सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पोटेशियम, डिस्पाइट ऑफ पोटेशियम लीविंग द सेल, पॉजिटिविटी फिर बढ़ जाती है। तो ये जो रिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसको कहते हैं आप फेज 0, सॉरी फेज 2, और ये होता है जो प्लेटू बनता है वो बनता है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग के नतीजे। अब जब ये ऐसा हो चुका है तो उसके बाद फिर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है पूरा फुल, जब पूरा अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, ऑब्वियसली पोटेशियम बहुत तेजी के साथ बाहर जाना शुरू करता है। ये आपका फेज 3 कहलाता है ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, जो कि अगेन पोटेशियम चैनल्स की वजह से। और यहीं से फिर क्या होता है कि आपके जो है चूंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो आपको फेज 4 मिल जाता है जो कि आपका हाइपर पोलराइजेशन कहलाता है। दैट इज अगेन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल्स। ठीक है जी, प्रोलॉन्ग ओपनिंग ऑफ दिस पोटेशियम चैनल्स। यहाँ तक कोई चीज है जो प्रॉब्लम कर रही है? अच्छा, यहाँ पे जो है ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि चूंकि एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं वो चैनल्स को, आपने नोट किया होगा कि सोडियम चैनल ब्लॉकर है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो अब कहाँ कहाँ ब्लॉक होगी और उसके नतीजे में क्या एक्टिविटी होगी वो डिस्कस करने के लिए आपको ये जो चीज है ये आना जरूरी है। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ लें, अगर समझ आ गई तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैम एक और रिपीट कर दूं, वॉइस इशू था। है जी, रिपीट कर दूं क्या? यस मैम। कहाँ से, क्या चीज समझ में नहीं आई? मैम थोड़ा सा वॉइस इशू था ना नेट से, इसलिए वॉइस सही नहीं आ रही थी। ओके, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले आता है थ्रेशोल्ड, या आप लोगों ने फिजियोलॉजी में किया हुआ होगा, हम सिर्फ इसको एक रिवीजन दे रहे हैं, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बाद रैपिड अपस्ट्रोक आता है जो कि सोडियम चैनल्स की ओपनिंग, जो कि फास्ट सोडियम चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग के नतीजे में आता है। उसके बाद फिर रिपोलराइजेशन फेज 1, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है? पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से। लेकिन इन द मीनवाइल क्योंकि स्लो कैल्शियम चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और सेल में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है एंड दिस प्रोसेस, दिस टाइम बेसिकली इज नोन एज द प्लेटू। ये फेज 2 कहलाता है, प्लेटू का फेज जो होता है। उसके बाद फिर आपका कैल्शियम चैनल्स का जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है और पोटेशियम का इफ्लक्स जो है वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस रहता है। तो उसके नतीजे में आपको फेज 3 और फेज 4 मिलता है, जिसके नतीजे में आपको नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है और आपको फॉल मिलता है इन दी एक्शन पोटेंशियल। मकसद इसको सिर्फ बताने का ये है कि आप लोगों को ये बात क्लियर रहे कि हम अगर चैनल ब्लॉकर्स को यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चले, हैंड रेस कीजिए।
यस मैम, आगे बढ़े। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो हम अब जो ड्रग ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू क्लास 1A, 1B एंड 1C। 1A जो है, इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं वो है डाइसोपायरामाइड, प्रोकेनामाइड एंड क्विनिडीन। ग्रुप 1B में आती है लाइडोकेन, मैक्सिलेटिन, और ग्रुप 1C में आती है फ्लीकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। मोड ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है कि इट बाइंड्स टू ओपन सोडियम चैनल्स एंड प्रिवेंट द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम। और इस मतलब जितने भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इनका काम क्या है कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स रुकता है, और उस इन्फ्लक्स के नतीजे में आपको जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो उसमें प्रोलॉन्गेशन आ जाती है। और जब ये प्रोलॉन्गेशन आती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हार्ट रेट है, जो बहुत तेजी से मतलब बहुत तेजी से जो हार्ट की जो हो रही थी, क्या कहना चाहिए, कंडक्शन हो रही थी, वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, बंद नहीं होती, स्लो होती है। अब आप ये देखें, ये एक पिक्चर है, ये आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। उस तरह से कि जो ब्लैक लाइन में जो डायग्राम बनी हुई है, दिस इज द एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल्स। ठीक है जी। अब इसमें अब आप देखें कि एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक शेप आ रहा है। अब आपके पास जो पहली ड्रग है वो है 1A। 1A क्या कर रही है कि सोडियम चैनल को उसने ब्लॉक किया। अगर आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा हो तो सोडियम चैनल जो है ये इसको सोडियम चैनल को ओपनिंग को ब्लॉक किया, तो वो जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, जो एक रैपिड अपस्ट्रोक आ रहा था, उसकी जगह पे एक टिल्टेड अपस्ट्रोक आ रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद ऑब्वियसली उसके नतीजे में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो रहा है। पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड है, देखिए ब्लैक लाइन से स्टार्ट से लेके ब्लैक लाइन के एंड तक जो एक जो फेज है, ये पूरा रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है, जिसके अंदर दोबारा से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ब्लैक लाइन के दरमियान में जो स्पेस है उसमें और जो रेड लाइन दोनों है उनके दरमियान में जो स्पेस है उसमें फर्क है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लास 1A की जो ड्रग्स हैं वो आपका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो बढ़ा देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। दूसरा जो ग्रुप है आपका वो ब्लू कलर से आपका बना हुआ है। इसमें आप देखिए कि मतलब वीक सोडियम चैनल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ये तकरीबन नॉर्मल के करीब करीब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड डिक्रीज हो रहा है। यही वजह है कि ये ड्रग्स जो है अब इतनी इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसके बाद फिर आपके पास आता है थर्ड, जो ग्रीन लाइन है 1C ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ब्लैक लाइन ओरिजिनल था, रेड लाइन 1A का है, 1C देखें कितना स्लो कर रहा है इसको, सोडियम चैनल की ओपनिंग को। तो ये अच्छा तेज ब्लॉकेज करता है, लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड के ऊपर इसका जो रोल है वो ऐसा जितना खास नहीं है। ठीक है। अब अगर हम इस चीज को सामने रखते हुए, इस फिगर को सामने रखते हुए ये देखें, तो सोडियम चैनल ब्लॉकेज की अगर बात की जाए तो जो तीनों ग्रुप्स हैं उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 1C जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर है, उसके बाद 1A और लास्ट में 1B आएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाने की, तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो 1A ग्रुप 1A बढ़ा रहा है, उसके बाद 1C और सबसे कम 1B। मैंने आपको बताया था, इसीलिए आमतौर पे क्योंकि 1B जो है वो एक तरह से समझ लें कि ये है वो एनेस्थेटिक्स हैं, जिनको अब आजकल हार्ट की कंडीशंस में वैसे भी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा इनका यूज कम हो चुका है। तो अब यही वजह है कि ये अब इतने इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है। तो आमतौर पे जो सबसे ज्यादा ड्रग इस्तेमाल होती है वो 1C होती है या 1A होती है सोडियम चैनल ब्लॉकेज के लिए। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से बात कर लें हम अगर, तो एडवर्स इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं
इनका जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है, जैसे हम आमतौर पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं, से फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में अगर आप लेते हैं तो यूजुअली आपको बाल झड़ने का जो एडवर्स इफेक्ट है वो सब में मिलेगा, मुंह में दाने होने का, एलर्जिक रिएक्शंस का एडवर्स इफेक्ट तमाम एंटी कैंसर एजेंट्स में मिलता है। फिर इसी तरह से बोन मैरो डिप्रेशन होना और ब्लड कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा तमाम ड्रग्स में मिलते हैं। फिर अगर हम इसी तरह से और ड्रग्स और जो मेडिसिन की तरफ चले जाएं तो वो स्पेसिफिकली जिन सिस्टम्स पे काम कर रही होती हैं उनसे लगभग आगे पीछे मिलते जुलते उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जब हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स की बात करते हैं, चूंकि ये हार्ट रेट से छेड़छाड़ कर रही होती हैं, अगर बहुत तेज हार्ट रेट है और उसको स्लो डाउन कर रही हैं, और कुछ होती हैं जो स्लो हार्ट रेट होता है उसको स्पीड अप कर रही होती हैं, तो दोनों सूरतों में होता क्या है कि आपकी जो ड्रग है चूंकि वो हार्ट रेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो एडवर्स इफेक्ट भी हार्ट रेट से ही रिलेटेड आएगा। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो आपके जितने भी एंटी एरिथमिक एजेंट्स हैं वो एरिथमियाज कॉज कर रहे होते हैं। तो एक तो जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो एरिथमियाज है, उसके अलावा स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो क्विनेडिन जो है ऐसे एवी नोडल ब्लॉक कॉज करता है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, सिवियर किस्म का एरिथमिया हो सकता है इसमें। उसके अलावा टॉक्सिक लेवल्स पे जो है वो हालांकि टैकीकार्डिया ट्रीट कर रहा है लेकिन ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज भी कर सकता है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में दे दिया जाए तो। लेस सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो जीआईटी डिस्टर्बेंसेस या क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट लाइक हेडेक, डिसोरिएंटेशन, साइकोसिस वगैरह के सिम्टम्स क्विनेडिन में आते हैं। प्रोकेनामाइड को अगर हम देखें तो एसएलई लाइक सिंड्रोम कॉज करता है ये। एसएलई का कुछ आइडिया है आप लोगों को? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है जी। तो इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है ये और आपके काफी जो बॉडी में इम्यून इंटरेक्शंस क्रिएट कर देता है। अच्छा, इस तरह के जो 30% 25 to 30% केसेस में एसएलई की तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी रैश आ जाती है, किडनी फेलियर की तरफ या किडनी डिसऑर्डर्स की तरफ चला जाता है पेशेंट, फिर उसके अलावा इसको हेलुसिनेशन, साइकोसिस वगैरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। इसकी गैंग्लियन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से ये हाइपोटेंशन कॉज करता है, ठीक है। अगेन इसका खासा सिवियर किस्म का हाइपोटेंशन हो सकता है, इतना सिवियर जरूर है कि इस ड्रग की जो यूज है उसको ये रुकवा सकता है, मतलब उसका ख्याल रखना जरूरी है पेशेंट के लिए। एसिस्टली और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, इसकी टॉक्सिसिटी यानी अगर आउट ऑफ कंट्रोल डोज में चला गया है तो ये सिवियर एरिथमियाज कॉज कर सकता है। डाइजोपायरामाइड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। लाइडोकेन के हवाले से अगर हम बात करें तो ड्राउजी, ये अब यहाँ पे 1B की ड्रग्स आ गई हैं, लाइडोकेन और मैक्सिलेटीन। ड्राउजीनेस, स्लर्ड स्पीच, एजिटेशन, कंफ्यूजन, कन्वर्जेंस, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो नर्वस जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं और साथ में एरिथमियाज भी कॉज करता है ये। मैक्सिलेटीन ट्रेमर्स, ब्लड विजन और लेथार्जी कॉज करता है। फ्लीकेनाइड, ये 1C ग्रुप पे फ्लीकेनाइड और प्रोपाफिनोन है, एग्जैसरबेट एरिथमियाज पेशेंट की। अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें एरिथमियाज कॉज कर सकता है, वेंट्रिकुलर एक्टोपी भी कॉज कर सकता है। प्रोपाफिनोन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मेटालिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है और एरिथमियाज को ये एग्जैजरेट करता है। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाहेंगे? एनी क्वेश्चन या आगे चलें? हैंड रेज कर दें अगर आगे चलें तो। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, क्लास 2 ड्रग जो है वो है बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो यूजुअली क्या करते हैं कि आपका एवी नोडल रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो बढ़ा देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मालूम है कि जब ऐसे नोड से जो कार्डियक कंडक्शन है वो एवी नोड पे आती है तो एवी नोड पर डिले होता है, जिसके नतीजे में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा देर से होती है एज कंपेयर टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो एवी नोड का रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ाने का मतलब क्या है कि एवी नोड पे फर्दर डिले हो जाएगा, जिसके नतीजे में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस अगर बहुत ज्यादा हो रही हैं तो वो कंट्रोल में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब इसका काम क्या है कि एवी नोडल डिले को इनहेंस करने का काम करता है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स आ रही हैं, यानी कहीं पर स्पेसिफिकली किसी एक पोर्शन में बगैर किसी ऐसे नोड की कंडक्शन के बगैर कोई
आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बीट आ रही है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो है पीआर इंटरवल को बढ़ाता है, यानी जब पीआर इंटरवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि ऑन 1 मिनट स्केल आपका हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। पीआर इंटरवल बढ़ने का ये मतलब है। तो बेसिकली ये ऑल टुगेदर एबी नोडल डिले के नतीजे में मतलब प्रोनाउंस एबी नोडल डिले के नतीजे में पीआर इंटरवल बढ़ा के हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। रिकरेंट इन्फॉक्शन अगर हो रहे हैं तो उसमें पेशेंट को दिया जाता है सडन कार्डियक डेथ। अगर एमआई का पुराना पेशेंट है तो उसको सडन कार्डियक डेथ से बचाने के लिए आमतौर पे बीटा ब्लॉकर्स दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे उसकी जो है वो एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं। आपको मालूम है कि एरिथमियाज जो हैं दे कैन बी सेकेंडरी टू एमआई, दे कैन बी सेकेंडरी टू योर क्या कहते हैं हार्ट फेलियर, एंड दे कैन बी सेकेंडरी टू योर मायोकार्डाइटिस। यानी अगर किसी भी तरह से हार्ट का कोई भी एलिमेंट हुआ है तो उसके बाद एरिथमियाज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस में अगर पेशेंट हैं जिनको सर्वाइवल ट्रीटमेंट के ऊपर डाला हुआ है तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसे तमाम पेशेंट्स को दी जा रही होती है। वेंट्रिकुलर एंड सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियाज अगर हो रहे हैं पेशेंट को तो उनमें भी दी जाती है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब है कि सिर्फ जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब है कि आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रही हैं, और ऐसी कंडीशन में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस अगर बढ़ रही हैं जैसे सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया तो उसमें आपको मल्टीपल पी वेव्स मिलती हैं, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या टी वेव आ रही होती है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है ना? आगे चलो, हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। Are we connected? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है एडवर्स इफेक्ट्स है। ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल कॉज करता है, क्योंकि अगर हार्ट रेट को ये स्लो डाउन कर रहा है तो अगर कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि हार्ट रेट जो है वो 60, हार्ट बीट जो है वो 60 से कम हो जाती है और वो ऑब्वियसली ब्रेडिकार्डिया की तरफ लेके जाता है। सिडेशन कॉज करता है, और अगर एस्थमा की कंडीशन है तो उसमें हमेशा ये तो हम हर ही कंडीशन में पढ़ते हैं, और आपने पहले भी हार्ट फेलियर की जो मेडिसिन है उनमें भी पढ़ा होगा या एंटी एंजाइनल एजेंट्स में भी पढ़ा होगा कि बीटा ब्लॉकर जो है वो अगर एस्थमा का कोई पेशेंट है तो उसको मतलब बहुत कॉशियसली देना होता है, और साथ में फिर उसको जो है वो एयरवे की जो रिलैक्सेंट जो होते हैं वो साथ में देने पड़ रहे होते हैं, वरना पेशेंट को जो है वो बहुत सिवियर किस्म का और बहुत ही वरीसम किस्म की खांसी शुरू हो जाती है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को बहुत प्रिकॉशन के साथ देना होता है, उनको बहुत फॉलो अप करने के साथ उनको बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं। और एक टाइम ऐसा जरूर आता है ट्रीटमेंट के दौरान जिस टाइम पे बीटा ब्लॉकर्स उनकी रोक देनी पड़ती हैं। वजह उसकी ये है कि वो उनकी खांसी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो रही होती है। तो ये जो एस्थमा लाइक सिम्टम या एस्थमा की जो कंडीशन है उसका खराब होना ये तक बहुत कॉमन है बीटा ब्लॉकर्स के हवाले से। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया था पोटेशियम चैनल्स का ओपन होना जो है उसका मतलब ये है कि जो आयरन करंट है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है फ्रॉम दी इनसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स दी आउटसाइड ऑफ द सेल। तो जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो सेल से बाहर जाना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अचीव होनी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में आपका एक्शन पोटेंशियल चाहे जिस भी स्पीड पर जिस भी पेस पर हो वो अपनी बेसलाइन की तरफ एंटर होना शुरू हो जाता है। तो ये पोटेशियम चैनल्स जो हैं उनकी प्रोलॉन्ग करता है। पोटेशियम चैनल्स की ब्लॉकेज को होने के नतीजे में एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी अगर रैपिड पोटेशियम इफ्लक्स होगा तो रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन स्पीड से होगी। तो जैसे ही ऐसा होगा तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा। तो पोटेशियम चैनल्स को अगर आप ब्लॉक करेंगे तो जब स्लोली एक्शन पोटेंशियल नीचे आएगा तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा और नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में टाइम लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट जो है उसको वो नीचे करेगा।
साइनस रिदम मेंटेन करवाता है, इसके लिए इसको इस्तेमाल करवाते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर टैकीएरिथमियाज जो है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, उसमें ये इस्तेमाल करवाई जाती है और अगेन हार्ट रेट को ये स्लो डाउन करवाती है। एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसका इरिवर्सिबल एक जो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसका ख्याल रखना जरूरी है, अगर पेशेंट ऑलरेडी लंग डिजीज से अफेक्ट हुआ है तो उसको ये ड्रग जो है वो यूजुअली नहीं दी जाएगी। फोटोसेंसिटिव स्किन रैश जनरेट होता है और कलर डीकलरेशन ऑफ द स्किन हो सकती है। जीआई इंटॉलरेंस है, थायराइड एब्नॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज इसमें पाई जाती है, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स इसके ज्यादा हैं। और ये मेरे ख्याल में ये हम इसको बंद करते हैं, मैं आपको दोबारा से लिंक भेज रही हूँ, ठीक है? टाइम खत्म हो गया हमारी क्लास का।